स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है वेस्ट एशिया के बारे में। यूएस ने ईरान के वहाँ पे अटैक किया क्योंकि अर्लियर फेज में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के वहाँ से पास होने वाले एक शिप वेसल को टारगेट है वो किया था। तो यूएस के इस अटैक को काउंटर किया गया है ईरान के द्वारा वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के वहाँ पे अटैक करते हुए कि वो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूएस का जो मिलिट्री बेस है वो सिचुएटेड है या उनका जो क्लोज रिलेशन है वो यूएस के साथ में एग्जिस्ट वो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको इन कंट्रीज़ का जो नेम है वो पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन से ऐसे कंट्री हैं जो पर्शियन गल्फ के वहाँ पे सिचुएटेड हैं और कौन सा कंट्री है वो पर्शियन गल्फ का पार्ट है वो नहीं है। रिसेंट आप देखिए कि प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में यूपीएससी ने आपको कुछ कंट्रीज़ के नेम है वो मेंशन किए थे और क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया कि इनमें से कौन से कंट्री के वहाँ पे पहुँचने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो एरिया है उसको आपको क्रॉस है वो करना होगा। और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगा जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, एटलास के थ्रू जो मैप है उसका प्रैक्टिस करोगे तो उसके ही थ्रू में। तो आप देखिए कि जिन कंट्रीज़ को अटैक किया गया है उनमें एक कंट्री है बहरीन। बहरीन नाम का जो कंट्री है उसको यहाँ पे अटैक किया गया, जो कि पर्शियन गल्फ के पार्ट के रूप से ही एग्जिस्ट करता है। फिर आप देखिए कि कुवैत नाम का जो कंट्री है उसको भी यहाँ पे टारगेट है वो किया गया है। कुवैत के अलावा स्टूडेंट्स कतर भी है। कतर आज के न्यूज़पेपर में इस वजह से भी न्यूज़ में है कि वहाँ के एक फॉर्मर लीडर हैं उनका डेथ हुआ है और जो प्रेजेंट समय में जो मॉडर्न कतर इस्टेब्लिश हो रहा है उसके बिहाइंड के अंदर में उन लीडर का इम्पोर्टेंट रोल है वो रहा है। आप देखिए कि कतर को तो हम रीड किया करते हैं लिक्विड नेचुरल गैस के रिगार्डिंग में भी हमारी कंट्री का जो गैस का जो डिमांड है वो कतर से ही आया करता है लार्जर वे के अंदर में। कतर के अलावा स्टूडेंट्स इजराइल के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में जो जॉर्डन नाम का जो कंट्री है उसको भी यहाँ पे ईरान के द्वारा टारगेट है वो किया गया। और आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो अदर पार्ट है जहाँ पे ओमान का एरिया है वो शेयर हुआ करता है, तो उस कंट्री को भी टारगेट किया है ईरान ने यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि पर्शियन गल्फ के अंदर में अपना एरिया है वो नहीं शेयर करता। तो आप देखिए कि जॉर्डन नाम का जो कंट्री है वो अपना एरिया है वो नहीं शेयर करता है। क्या ओमान अपना एरिया शेयर करता है क्या पर्शियन गल्फ के साथ साथ में? क्योंकि स्टूडेंट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो एरिया है जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ में कनेक्ट करता है और उस टिप एरिया के ऊपर में ओमान का जो लैंड एरिया है वो सिचुएटेड है। इस वजह से हम ओमान का वो जो पार्ट है उसको पर्शियन गल्फ के साथ में कनेक्टेड वे के अंदर में माना करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जब यूएस ने ईरान के वहाँ पे अटैक किया था तो उसके भी कुछ प्लेसेज हैं वो न्यूज़ के अंदर में हैं। एक तो उनका पोर्ट सिटी है जिसका नाम है बंदर अब्बास जहाँ पे अटैक किया गया। एक उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर में एक आइलैंड है जो कि मेन लैंड से आप देखिए कि डिफरेंट है और पर्शियन गल्फ और गल्फ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहाँ पे एरिया शेयर करता है जिसको कि कासेम आइलैंड के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्लेसेज हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि जो प्लेस को मेंशन कर दिया जाए किस कंट्री के अंदर में ये सिचुएटेड है। क्योंकि पहले यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन है वो पूछा करता था, पिछले कुछ ईयर से नहीं पूछे हैं, तो हो सकता है कि कभी आने वाले समय के अंदर में फिर से ऐसे क्वेश्चन हैं वो आए पेपर के अंदर में। फिर आप देखिए कि एक जो प्लेस है उसका नाम क्या है, कासिम आइलैंड है, जो कि एक इम्पोर्टेंट आइलैंड है ईरान के पर्सपेक्टिव से और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के वहाँ पे सिचुएटेड है। जब आप किसी भी क्रूज को देखते हो, शिप को आप देखते हो, तो आप देखिए कि आपको जो शिप है इस तरीके से लार्जर वे के अंदर में देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से कासिम आइलैंड है उसका भी आपको जो जोग्राफिकल टेरिटरी है वो इसी तरीके से है। आप इसको गूगल करना, गूगल करके देखना कि कहाँ पे ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जून के समय में 60 डेज का एक पीस प्रोसेस आया था कि 60 डेज तक यहाँ पे पीस प्रोसेस एग्जिस्टेंस में रहेगा। ईरान एंड यूएस के द्वारा नेगोशिएट किए जाएगा फ्यूचर डील के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि जो जो ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाए गए थे उनको भी रिवोक कर लिया गया था यूएस के द्वारा, और आज का जो डे है जब यूएस ने फिर से जो सैंक्शन है उनको रिस्टोर किया है ईरान के वहाँ पे। तो फिर से जो पीस प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आने वाला था उसका जो 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 प्रपोजल्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस होने वाला था वो अब कम्प्लीटली यहाँ पे फिर से बैकफायर करता हुआ देखने के लिए मिला है। फिर से जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो कन्फ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर में हैं। तो प्लेसेज के बारे में देखा, कंट्रीज़ के बारे में हमने देखा। अब यहाँ पे एक और बेसिक हम प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिए कि बहरीन यहाँ पे मेंशन है, कुवैत यहाँ पे मेंशन है, इसके अलावा कतर भी है, ओमान भी है।
जब भी हम वेस्ट एशिया के बारे में रीड करते हैं तो एक जो प्लेटफॉर्म है कंट्रीज़ का, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, वो न्यूज़ में हुआ करता है। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर में आप देखिए कि 6 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो इसके पार्ट के रूप से एग्जिस्ट करते हैं। और 1981 के समय में इस ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेटअप किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है स्टूडेंट्स रियाद के वहाँ पे, रियाद के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश है। अब आप देखिए कि ये जो 4 कंट्री हैं वो इसका पार्ट हैं। कौन से 2 कंट्री हैं वो इसका पार्ट नहीं है? जो लार्जर कंट्री हैं वेस्ट एशिया के, एक तो आप देखिए कि सऊदी अरेबिया है, वो इसका पार्ट है, वो यहाँ पे यहाँ नहीं मेंशन है, मीन्स इसका पार्ट है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। यहाँ पे ओनली जिन कंट्रीज़ को ही बताया गया जिस पे अटैक हुआ है। सऊदी के अलावा स्टूडेंट्स जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, जो कि एक लार्जर कंट्री के रूप से इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से एक लार्जर कंट्री है वेस्ट एशिया का, तो आप देखिए कि वो भी यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूज़ मेंशन है वो उस शिप वेसल के बारे में है जिसको कि ईरान ने टारगेट किया था। जो शिप वेसल है वो आप देखिए कि साइप्रस के लिए जाने वाला था। और कुछ दिनों पहले जब ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस न्यूज़ में रहा है, हमने हमारे जो शिप वेसल्स के ऊपर काम करने वाले पर्सन हैं उनके बारे में रीड किया है कि 23,000 के आसपास इंडियन पर्सन हैं जो वहाँ पे शिप का जो एक्टिविटी है, जो कॉमर्शियल एक्टिविटी हैं उनके अंदर में काम किया करते हैं। कुछ दिनों पहले आप देखिए कि एक शिप वेसल को जब टारगेट किया था यूएस के द्वारा, तो उसमें हमारे कुछ जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन हैं उनका डेथ भी हुआ था। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि एक इंडियन ओरिजिन का ही जो पर्सन है जो मिसिंग सिचुएशन के अंदर में है। शिप कहाँ के लिए जाने वाला था? साइप्रस के लिए बेसिकली ये जाने वाला था। तो साइप्रस के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? अभी आप देखिए रिसेंटली हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी साइप्रस के विजिट के लिए गए थे। साइप्रस मेडिटेरियन सी के अंदर में सिचुएटेड एक आइलैंड नेशन है। और इस साइप्रस जो आइलैंड है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो तो आप देखिए कि टर्की के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब हम साइप्रस के बारे में देखते हैं, सपोज कीजिए साइप्रस है, साइप्रस का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो टर्की के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और टर्की के ही ये सदर्न पार्ट के अंदर में है जो मेडिटेरियन का ईस्टर्न पार्ट का जो रीजन हुआ करता है जिसको कि लेवेंट रीजन के नाम से जानते हैं, उसके भी पार्ट के रूप से साइप्रस को काउंट है वो किया करते हैं। इंडिया का जो पार्टनरशिप है वो किस तरीके से है साइप्रस के साथ में? अभी हम प्रेजेंट समय में जो हमारा बाइलेटरल पार्टनरशिप है उसको एज ए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से सेटअप किया गया है इस कंट्री के साथ में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है यूपीएससी के द्वारा कि कुछ कंट्रीज का नाम मेंशन कर दिया जाए। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से कंट्री हैं जिनके साथ में इंडिया का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो एग्जिस्ट करता है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आपको साइप्रस नाम का कंट्री है वो यहाँ पे दे दिया गया है। सेकंड, आपको जो कंट्री मेंशन कर दिया गया है वो है न्यूजीलैंड, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में भी था। और जो थर्ड कंट्री है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इनमें से कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ में इंडिया का जो बाइलेटरल पार्टनरशिप है प्रेजेंट समय में एज ए स्ट्रेटजिक पार्टनर के रूप से एग्जिस्ट करता है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में तो हमारा पहले हुआ करता था, अब तो हमने उस पार्टनरशिप को काफ़ी ज़्यादा एलिवेट किया है अलग फॉर्म के अंदर में। एक क्लोज पार्टनरशिप आपको वहाँ पे यूएई के साथ में मिलेगा। न्यूजीलैंड के साथ में रिसेंटली स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप रिकॉग्नाइज हुआ है। साइप्रस के साथ में भी रिसेंट ईयर्स में जो क्लोज कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज हुआ है और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड है उसको रिस्टोर किया जाए। वैसे तो आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर में ये प्रोसेस रहा है कि यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड है वो किसी भी टेरिटरी को दिया जाए। पहले भी काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं उनको दिया गया था स्टेटहुड का जो स्टेटस है। कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं जिनको कि स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया था? जैसे कि आप देखिए कि जब जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं हिमाचल प्रदेश के, जो यूनियन टेरिटरी के रूप से रिकॉग्नाइज हुए थे जब पंजाब को अलग अलग हिस्सों के अंदर में डिवाइड किया जाता है, और बाद में 1971 के समय में इसको एज ए स्टेटहुड है वो ग्रांट कर दिया गया था। हमारे यहाँ पे जब नॉर्थ ईस्ट का मैप चेंज होता है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में सबसे जो नॉर्थ ईस्ट का जो राइट साइड है उसमें सबसे टॉप के ऊपर में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे डाउन के ऊपर में कौन है? मिजोरम है। तो जब नॉर्थ ईस्ट का लार्जर वे के अंदर में मैप चेंज हुआ था, 3 जो नए स्टेट्स हैं वो बनाए गए थे 1972-73 के समय में। तो इन 2 एरियाज़ को, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को, आप देखें कि उस समय यूनियन टेरिटरी है वो बना दिया गया था।
और जब गोवा को स्टेटहुड दिया गया 1987 के समय में, तो गोवा के साथ में इनको भी यहाँ पे उस समय स्टेटहुड है वो मिलता है। क्या स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्टेटहुड किसी टेरिटरी को दिया जाता है क्या? आप देखिए कि दिया जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ बनता है, झारखंड बनता है और उत्तराखंड बनता है, जो कि डायरेक्ट स्टेट के रूप से बने थे, किसी भी अदर स्टेट का वो पार्ट होते थे। पर 2019 के समय हमारी गवर्नमेंट ने एक और आप देखिए कि चेंज किया था। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक एज ए स्टेट के रूप से हुआ करता था, उसको यूनियन टेरिटरी के रूप से बाइफरकेट है वो कर दिया गया था। तो एक फर्स्ट टाइम इस तरीके का एग्जाम्पल है कि किसी टेरिटरी को, जो टेरिटरी का जो स्टेटस है, एक तो उसको बाइफरकेट भी किया गया और उसका स्टेटस यूनियन टेरिटरी के रूप से रिकॉग्नाइज है वो कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एरिया को स्टेट बनाना, उसको यूनियन टेरिटरी के रूप से डेजिग्नेट करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर में है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 3 है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। और आप देखिए कि इसका जो प्रोसेस है वो तो आपको पता ही होगा कि प्रेसिडेंट के थ्रू जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। प्रेसिडेंट जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो टेरिटरी का जो बॉडी है, उसको ये अपना प्रपोजल भेजता है। बट अगर वहाँ का जो टेरिटरी अगर कोई भी प्रपोजल को सजेस्ट करे उसके रिगार्डिंग में, मीन्स ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है। वहाँ का टेरिटरी अगर कोई प्रपोजल बताए, उसको एक्सेप्ट भी किया जाए, ना भी किया जाए, तो उसको और एक समय दिया जाएगा, समय के साथ में उस प्रपोजल को पास है वो मान लिया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोर पावरफुल है इन जो एडजस्टमेंट का जो पावर दिया गया है, टेरिटोरियल एडजस्टमेंट का। क्योंकि अल्टीमेट आप देखिए कि कंट्री का सोर्निटी है, स्टेट का सोर्निटी हमारे यहाँ पे जो टेरिटोरियल सोर्निटी है वो नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये आर्टिकल 3 के बारे में यहाँ पे हमने देखा, जो कि शेड्यूल 1 के ही पार्ट के रूप से आया करता है। फिर आप देखिए कि अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल हैं वो भी बताने हैं। कुछ एग्जाम्पल ये बताने हैं होमवर्क के अंदर में कि हमारे कंट्री के अंदर में वो कौन कौन से स्टेट हैं जो प्रेजेंट समय में स्टेट थे, जो पहले यूटी हैं वो हुआ करते थे। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्या नागालैंड जो है वो क्या डायरेक्ट स्टेट के रूप से बना था या पहले यूनियन टेरिटरी है वो हुआ करता था? तो ये आपको एग्जाम्पल के रूप से बनाना है। जैसे गोवा है, गोवा आप देखिए कि पहले इसको 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया था। फिर इसको स्टेटहुड है जो 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के साथ में दिया गया। तो ये बेसिक्स आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या बताना है कि प्रेजेंट समय के जो स्टेट जो पहले यूटी हुआ करते थे। नेक्स्ट आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के ही बारे में मेंशन है कि वहाँ पे आप देखिए कि कुछ बुक पब्लिश किया गया है जो कि सेपरेटिस्ट जो पर्सन हुआ करते थे उनकी रिगार्डिंग में है। तो उन पर्सनस को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। स्टूडेंट्स, अर्लियर फेज में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो 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 क्रिमिनल लॉज हैं, इन सबको जो रेगुलेट करने के लिए आईपीसी नाम का जो सेक्शन हुआ करता था, इंडियन पीनल कोड। और उस समय जब जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट है वहाँ पे आईपीसी अप्लाई नहीं होता था, वहाँ पे एक रणबीर पीनल कोड है वो अप्लाई हुआ करता था। रणबीर पीनल कोड है वो वहाँ पे अप्लाई है वो होता था। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता है, उसके थ्रू ये बेसिकली हुआ करता है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इन सभी के जो सेक्शन हैं वो एम्पावर करते हैं इन्वेस्टिगेशन बॉडीज़ को, जो कि यहाँ पे जो किसी भी पर्सन को किस चार्ज के अंदर में अरेस्ट है वो किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान के वहाँ पे आप देखिए कि तालिबान ने पावर को कंट्रोल किया है 2021 के समय से। क्या इंडिया तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है? ऑफिशियली हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बट ओवर द टाइम हमारे जो रिलेशन हैं वो ज़रूर से इंक्रीज हुए हैं तालिबान के साथ में। क्योंकि तालिबान के जो मिनिस्टर्स हैं वो इंडिया में आए हैं पिछले कुछ समय के अंदर में। क्यों ज़रूरत है हमें तालिबान के साथ में जो क्लोज रिलेशन है उनको सेटअप करने का? एक तो आप देखिए कि ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो कि अफ़गानिस्तान के वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने चलाए हैं ओवर द ईयर्स, तो उनको हमें कंटिन्यूस रखना है। सेकंड, आप देखिए कि वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ में हमारे हिस्टोरिकल एक क्लोज रिलेशन है वो भी एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भी हमें अफ़गानिस्तान के अंदर में सपोर्टिव जो पावर सेंटर है उसका ज़रूरत है यहाँ पे। फिर आप देखिए कि हमारा जो सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी का जो हमारा एस्पिरेशन है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में हम लार्जर वे में कनेक्टिविटी को सेटअप करें, तो उसका जो क्रॉस रोड का एरिया है, अफ़गानिस्तान का जो जोग्राफिकल लोकेशन इस तरीके से है जो वेस्ट एशिया को ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है, नॉर्दर्न एशिया को सदर्न एशिया के साथ में कनेक्ट करता है। तो कम्प्लीटली जो चौराया जो हुआ करता है, जो
जो क्रॉस रोड का एरिया होता है वहाँ पे अफगानिस्तान सिचुएटेड है। अब आप देखिए कि इस तरीके से सिचुएशन है, हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अब वहाँ पे जो एग्रीकल्चर के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया के लिए आए हैं और उन्होंने बेसिकली यहाँ पे इंडिया का जो प्रैक्टिस है, जो एग्रीकल्चर के हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR, जिसको कि पूसा के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली में भी आप देखिए कि राजेंद्र नगर का नियर बाई एरिया है, वहीं पे ही इसका इंस्टीट्यूशन है और उस रोड को पूसा रोड बोला करते हैं, क्योंकि पहले जहाँ पे इसको सेटअप किया गया था वो पूसा नाम की जगह था। जो एग्रीकल्चर का ये इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ था, बिहार के अंदर में एक पूसा नाम की जगह है, वहाँ पे ये सेटअप हुआ था। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके साथ में नबार्ड नाम का जो बैंक है, जो कि रूरल एरियाज़ में लार्जर वे के अंदर में ऑपरेट है वो करता है, उसके भी जो जो यहाँ पे नबार्ड के जो डायरेक्टर रहे हैं उनके साथ में डिस्कशन किया है तालिबान के ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने, और यही कहा है कि इंडिया एग्रीकल्चर में मोर डीपर फार्म टाइज है उनको सेटअप करे, अफगानिस्तान को सपोर्ट है वो प्रोवाइड करे। हम अफगानिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड किया करते थे चाहबार पोर्ट के थ्रू। हम जो चाहबार पोर्ट है वहाँ से आप देखिए कि हमारा जो सपोर्ट है वो भेजा करते थे, बट US और इजराइल ने जो ये अटैक किया है ईरान के, वहाँ पे चाहबार पोर्ट के थ्रू हमारा जो सप्लाई है उसमें भी डिस्टरबेंस हुआ है। डायरेक्टली बॉर्डर तो हमारा शेयर होता है, जो POK का जो एरिया है जो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में है, हमारे कश्मीर का एरिया, वो आप देखिए कि वो कनेक्ट करता है अफगानिस्तान के साथ में, बट अभी वो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में है, तो इस वजह से हमारा जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो पॉसिबल नहीं है। क्या स्टूडेंट्स अफगानिस्तान जो है वो चाइना के साथ में भी बॉर्डर शेयर करता है क्या? क्योंकि UPSC ने आप देखिए कि जब ये न्यूज़ में था उस समय एक क्वेश्चन भी पूछा था, जब ये तालिबान ने पावर को टेक ओवर किया था तो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन कौन से कंट्री अपना एरिया शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ में। चाइना यस बॉर्डर शेयर करता है, एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर का नाम है वाखन कॉरिडोर। कॉरिडोर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? वाखन कॉरिडोर। आप देखना कभी इसका मैप जो है, और एक आप देखिए कि काफ़ी स्मॉलर एरिया है जो कि चाइना के साथ में डायरेक्टली में इनका कनेक्ट है वो हुआ करता है। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे डेट अफगानिस्तान के बारे में रीड है वो किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि इनके जो जो मिनिस्टर इंडिया के लिए आए थे, पहले जो आए थे अक्टूबर के समय में, वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री जो हुआ करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, वो इंडिया के विजिट के लिए आए। उसके बाद में वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो दिसंबर के समय में आते हैं इंडिया के लिए, और हेल्थ मिनिस्टर के बाद में वहाँ के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो भी आए हैं। क्या इंडिया का ऑफिशियली वहाँ पे एम्बेसी है? एम्बेसी आप देखिए कि पहले तो हुआ करता था, प्रेजेंट समय में एक सेंटर है, जो सेंटर को अभी हमने एलिवेट भी किया था, फॉर्मल टाइज नहीं है। एक टेक्निकल जो टीम वहाँ पे हमारा डिप्लॉय है उसका जो स्टेटस को इम्प्रूव ज़रूर से किया गया था रिसेंट मंथ के ही दौरान में। तो ये अफगानिस्तान के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे था। फिर आप देखिए कि तिरुपति का जो एरिया है, जहाँ पे हमारे जो पर्सन हैं जो अपना जो सेक्रेड बिलीफ्स हैं उसके लिए जाया करते हैं, तिरुमाला का जो एरिया है, वहाँ पे जो लियोपार्ड है उस वो देखा गया है। तो जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा है कि सर्विलेंस आप कीजिए, लियोपार्ड को डिटेक्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है लार्जर वे में एक तो लोग वहाँ पे जाते हैं और उनके ऊपर में कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई अटैक ना हो। यहाँ पे लियोपार्ड के बारे में जब भी मेंशन किया जाता है, एक तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जब भी हम बिग कैट्स के बारे में रीड करते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपने देखा ही होगा, तो आप देखिए कि एक तो स्नो लियोपार्ड का एरिया है जो हमारे हिमालयन स्टेट्स, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे वो मिला करता है। उसके सदर्न पार्ट के अंदर में स्नो लियोपार्ड है वो नहीं मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्नो लियोपार्ड का जो एरिया है वो आप देखिए कि नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, वहाँ पे ही मिलता है। फिर ये जो लियोपार्ड है ये तो मैक्सिमम हमारा जो टेरिटरी है वहाँ पे मिलता है। लियोपार्ड जो है वो मैक्सिमम टेरिटरी में मिलता है। ये दो टेरिटरी में ये नहीं मिलता है, कौन कौन सा? एक तो आप देखिए कि डेजर्ट का जो एरिया है वहाँ पे इनका प्रेजेंस कम मिलता है, डेजर्ट एरिया में नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ का वेदर कंडीशंस इनके लिए फेवरेबल नहीं है। सेकंड आप देखिए कि जो हमारा सुंदरबन का जो एरिया है, सुंदरबन का जो एरिया है वहाँ पे भी इनका प्रेजेंस आपको नहीं मिला करता है। इनका जो 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 ये जो एनिमल है, जो स्पीसीज है, उनके क्या फीचर आपको पता होना चाहिए। नॉकटर्नल ये हुआ करता है, नाइट के समय जो लियोपार्ड है वो एक्टिव होता है। सोलिटरी इनका बिहेवियर होता है, एकांत में रहना, अकेले रहना इनको पसंद होता है। तो इस तरीके से ये इनका बिहेवियर है। क्या पेड़ के ऊपर में चढ़ सकते हैं, पेड़ के ऊपर में क्लाइंब कर सकते हैं क्या?
यस स्टूडेंट्स, लियोपार्ड जो है वो पेड़ के ऊपर में इनका जो क्लाइंबिंग जो इनका फीचर है उसके लिए जाना करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे कंट्री में लार्जर किस एरिया में मिलते हैं? लार्जर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल पार्ट जिसमें मध्य प्रदेश भी आएगा, जिसमें महाराष्ट्र भी काउंट करोगे आप, और भी कुछ स्टेट्स को वहाँ पे आप काउंट करोगे, तो सेंट्रल का जो पार्ट है और जो हमारा ईस्टर्न घाट का जो एरिया है, जो ईस्टर्न का पार्ट है, वहाँ पे इसका प्रेजेंस लियोपार्ड का ज़्यादा संख्या में होता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक हमारा जो टाइगर रिजर्व है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर में इसका डेंसिटी होता है। अब वो टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसमें इसका डेंसिटी ज़्यादा है, संख्या इसका ज़्यादा है? वैसे ओवरऑल नंबर का अगर हम बात करें वो तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, पर डेंसिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो नागार्जुना सागर श्री साइलम नाम का जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे इनका संख्या एक अच्छी डेंसिटी में मिला करता है। नागार्जुना सागर, नागार्जुना सागर श्री साइलम ये टाइगर रिजर्व है, श्री साइलम ये टाइगर रिजर्व है। क्या स्टूडेंट्स बुद्धिज्म के अंदर में एक नागार्जुना नाम के सेंट हुआ करते थे? क्या उनका भी कोई इन्फ्लुएंस है क्या इस टाइगर रिजर्व के नेमिंग की रिगार्डिंग में? क्या वहाँ पे वो मध्यमी का स्कूल को चलाया करते थे क्या उस एरिया के अंदर में, जब उनके नाम के ऊपर में इस प्रोटेक्टेड एरिया का नाम रखा गया? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। तो ये हमने लियोपार्ड के बारे में देखा, इसके IUCN स्टेटस को भी आप बता देना कमेंट सेक्शन में, ये भी आपका होमवर्क है। स्नो लियोपार्ड है जो नॉर्दर्न स्टेट्स में मिलता है, हिमालयन स्टेट्स में, और वो हेमिस नेशनल पार्क का जो एरिया है जिसको स्नो लियोपार्ड के कैपिटल के रूप से माना करते हैं। फिर आप देखिए कि कर्नाटका ने केरल को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि जो कैपिटिव एरिया के अंदर में जो एलिफेंट्स रखे गए हैं उनको उनको डोनेट है वो किया जाए। अब आप देखिए कि एलिफेंट्स जो भी यहाँ पे जो जो एनिमल्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के रिगार्डिंग में कुछ प्रोविज़न होते हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का जो यहाँ पे डेट एक जेनेटिक प्रोफाइलिंग का जो प्रोसेस एग्जिस्ट करता है उसके अंदर में उस एनिमल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सर्टिफिकेशन सिस्टम है कि ओनरशिप का जो सर्टिफिकेशन है कुछ डेट से पहले वो हम मिला हुआ होना चाहिए, तो उनको ट्रांसफ़र है वो किया जा सकता है। बट एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप एक चीज़ यहाँ पे ये ऑब्जर्व कीजिए कि आप देखिए कि वहाँ पे जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनमें एनिमल्स का जो आपको इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी मिलेगा, चाहे वो केरल के अंदर में कोई फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे वो कर्नाटका के वहाँ पे जो मैसूर दशहरा है उसको ऑर्गेनाइज करना हो, या किसी अदर स्टेट के अंदर में भी। तो सदर्न इंडिया के अंदर में आप ये ऑब्जर्व करना कि एनिमल का जो कनेक्टिविटी है, एनिमल्स का जो कनेक्टिविटी है वो लार्जर नंबर में मिला करता है किसी भी फेस्टिवल के अंदर में। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि पहले तो हुआ करता था, पहले नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो एनिमल्स के जो फेयर हैं वो काफ़ी लार्जर नंबर में लगते थे। अब समय के साथ में जब से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, जो पशुओं के जो मेले लगते हैं उनका भी संख्या है वो डिक्लाइन हुआ है। फिर साथ ही साथ जो कल्चरल पर्सपेक्टिव से जो कनेक्टिविटी है वो भी कम हुआ है। आपको फेस्टिवल्स में एनिमल्स का जो ज़्यादा यूज है वो नहीं मिलेगा। एक बिश्नोई कम्युनिटी ज़रूर से है, राजस्थान और हरियाणा में उसका लार्जर संख्या होता है। वो आप देखिए कि उनका एनिमल्स के साथ में कनेक्टिविटी है वो हुआ करती है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं, जो यहाँ पे आप देखिए कि जो इस तरीके का कम्युनिटी हैं जो अपना कंजर्वेशन को मेन थीम के रूप से रखे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव के रूप से रखे हैं, उनका आपको ज़रूर ऐसा जो जो प्रेजेंस है वो मिलता है एनिमल के साथ में। फिर अगर हम रीड करें यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, तो आसाम के पर्सपेक्टिव से है। वहाँ पे आप देखिए कि एंटी ड्रग कैंपेन है उसको अनाउंस किया है चीफ मिनिस्टर ने। रिसेंटली हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी हैं, ड्रग को जो रेगुलेट करते हैं, इसको जो प्रॉपर वे के अंदर में इंस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने आप देखिए कि अपना रिपोर्ट में बताया था कि जो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ईस्टर्न बॉर्डर का जो एरिया है, वहाँ से आप देखिए कि ड्रग का जो ट्रैफिकिंग है इलीगल वे के अंदर में पिछले कुछ समय से इंक्रीज है वो हुआ है। वेस्टर्न पार्ट से जो आया करता था उसने अपने अलग रूट्स हैं वो डेवलप किए हैं। तो आप देखिए कि जो क्राइम का सिंडिकेट है जो समय के साथ में अपना डोमेन भी चेंज करेंगे, अपना एरिया भी चेंज करेंगे, और जो हमारा मेन जो जो इस तरीके का इंस्पेक्शन वाला जो बॉडीज होती हैं उनका यही काम होता है कि समय के साथ में जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग है, जो यहाँ पे ड्रग का जो एक्टिविटी है उनको रोका जा सके, जिससे कि हमारा यूथ का उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। जो क्योंकि आप देखिए कि ड्रग ट्रैफिकिंग होगा अल्टीमेट यूथ को वो इम्पैक्ट करेगा, यूथ को इम्पैक्ट करेगा तो ओवरऑल किसी भी कंट्री का जो वर्क फोर्स है उसको वो इम्पैक्ट है वो करेगा। पंजाब के अंदर में आप देखिए कि किस तरीके से पहले
जो ड्रग्स हैं उनका यूज है वो देखने के लिए मिलता था, जो समय के साथ में री एडिक्शन का जो सेंटर्स ओपन हुए हैं, समय के साथ में उसका जो यूज है वो काफ़ी कम है, जो रिड्यूस है वो हुआ है। एक आप देखिए कि पंजाब के अंदर में केमिकल्स के रिगार्डिंग में भी एक न्यूज़ है वो हुआ करती थी। पंजाब से राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, बीकानेर के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में एक ट्रेन है वो चला करती है, जिसको कि कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं। ट्रेन का नाम क्या है? कैंसर ट्रेन। जो पंजाब का पटियाला या बठिंडा का एरिया है वहाँ से वो चलती है और राजस्थान के लिए जाया करती है। वो इस वजह से जाना करते हैं, राजस्थान में वहाँ पे कोई सेंटर है जो कि कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया करता है। और आप देखिए कि वहाँ पे लार्जर जो उसमें जो पर्सन जो हुआ करते हैं पैसेंजर उस ट्रेन के, वो उसी के पेशेंट होते हैं जो वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो ये केमिकल्स का यूज के बारे में था। इसको काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर में भी शो किया गया है। ये जो यहाँ पे जो कैंसर ट्रेन के बारे में जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, ड्रग के बारे में तो हमने आसाम का ये जो कैंपेन देखा है, और अभी हमने ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जो समय के साथ में नए केसेज, नया जो रूट है वो इमर्ज हुआ है, जिसको रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है बेसिकली आप देखिए कि कर्नाटका के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना जो आइडेंटिटी है उसको हाइड करते हुए बस का जो इंस्पेक्शन है वो किया है। क्या स्टूडेंट्स इस तरीके का जो एक्टिविटी है वो बेटर वे के अंदर में रियल सिचुएशन को प्रोवाइड करते हैं? आप देखिए कि जब आप एंशियंट बुक्स को रीड करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऐसे राजा हैं वो भी मिलेंगे कि अपना आइडेंटिटी को हाइड करते हुए उनका जो एरिया है उसमें कैसा स्थिति है, लोग किस तरीके से कोई प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो उनको भी वो भी इस तरीके से ही रियल सिचुएशन को आइडेंटिफाई है वो किया करते थे। अब मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने देखा है कि कैसे जो बस है वो जहाँ पे लार्जर पर्सन खड़े हैं, जो स्टैंड है वहाँ पे नहीं रुकती है। तो ये काफ़ी बार जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे किया करते हैं कि अपना जो टेन्योर के दौरान में किसी भी नई जगह पे वो जाते हैं, जब उनको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और वहाँ का सिचुएशन को जानने के लिए इस तरीके से वो निकला करते हैं। तो जब भी आप ग्राउंड लेवल का सिचुएशन को जानने का कोशिश करोगे तो आपको पब्लिक के अंदर में जो फील्ड लाइफ है उसके अंदर में जाना ही होगा, जिसके थ्रू ही आप उसको रियल सिचुएशन है उसको आइडेंटिफाई है वो कर पाओगे। यहाँ पे आप देखिए कि जो जो यहाँ पे जो बस ड्राइवर्स हैं, जो बस कंडक्टर्स हैं, उनका ये जो बिहेवियर यहाँ पे बताया गया है, उसके बिहाइंड में क्या रीज़न एग्जिस्ट करता है? रीज़न यही एग्जिस्ट करता है कि जब समय के साथ में कोई भी रेगुलेशन ना होना, बार बार इंस्पेक्शन का जो कोई डर नहीं होना, प्रेशर नहीं होना, और आप देखिए कि पर्सन जब अपना किसी भी कंफर्ट जोन के अंदर में एंटर करता है, उसको लगता है कि वो अल्टीमेट यहाँ पे पावरफुल है, तो इस तरीके से वो यहाँ पे जो अनचेक अनबैलेंस जो पावर है उसको अगर वो परस्यू करता है, तो इस तरीके के आपको डिसीजन है वो किसी भी सेक्टर के अंदर में, किसी भी एरिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे कि अल्टीमेट पावरफुल वही है, वही वहाँ पे डिसीजन है वो लेंगे और वही आप देखिए कि एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए समय समय पे इंस्पेक्शन है वो ज़रूरी है। ये जीएस पेपर 4 में आप यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग का जो एग्जाम्पल है उसके अंदर में, कि कैसे मिनिस्टर का जो विजिट है वो ग्राउंड सिचुएशन से मोर अवेयरनेस को क्रिएट है वो करता है। फिर आप देखिए कि जो हमारा रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज है उसको यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। जब आप देखिए कि हमारे कंट्री के ऊपर में जो रसियन ऑयल परचेज के रिगार्डिंग में कोई सैंक्शन है वो नहीं हुआ करते थे, तो उस समय भी इस तरीके का परचेज है वो नहीं था, जो कि हमारा परचेज है वो इंक्रीज हुआ है रसिया के साथ में। तो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो यहाँ पे शो करता है कि कंटिन्यूस हम रसिया के साथ में जो प्री सैंक्शन एरा है उस समय से भी आप देखिए कि 40% का परचेज हमारा जो हाईएस्ट है लास्ट 2 ईयर्स के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या इशू क्रिएट करता है? इशू ये क्रिएट करता है कि हमने पेमेंट के रिगार्डिंग में जो चाइनीज़ रुपी है, उसको चाइनीज़ जो करेंसी है उसको यूज किया है। तो आप देखिए कि चाइनीज़ करेंसी को ये इंटरनेशनलाइज करने के अंदर में भी एक रोल प्ले करता है। सेकंड, हमारा एक सिंगल सोर्स होना, 40% का परचेज हम एक कंट्री से करते हैं। प्रेजेंट समय में जो वर्ल्ड का जो सिचुएशन है वो अनसर्टेन है, काफ़ी ज़्यादा आप देखिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो एग्जिस्ट करता है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे 40% का परचेज के साथ साथ प्रीमियम है उसको भी पे करते हैं, क्योंकि रसिया ने डिस्काउंट देने से मना किया है जब से वेस्ट एशिया का वॉर हुआ है। तो आप देखिए कि हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था उसको ये डिफीट करता है कि हमें हमारा ऑयल परचेज का डाइवर्सिफिकेशन है वो करना है। सेकंड, अब इंडिया को क्या करना चाहिए? तो इंडिया को अपना जो सोर्स है उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं उनको हमें सेटअप है वो करने का ज़रूरत है।
वो इस वजह से ज़रूरत है कि कोई भी ग्लोबल ऑर्डर में जैसा सिचुएशन है, कभी भी आप देखिए कि कोई भी सप्लाई का डिस्टरबेंस हो सकता है, तो उसको इंश्योर करने के लिए हमें इसको यहाँ पे जो जो एग्जिस्टेंस में लाना चाहिए। कुछ दिनों का ये स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो हर एक कंट्री के पास में होना चाहिए, जिसको भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर के रूप से सेटअप होना है। प्रेजेंट समय में हमारा स्टेटस उसका एसोसिएट मेंबर का है 2017 के समय से, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, जो कि पेरिस के वहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक जो फ्रेमवर्क उन्होंने रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि क्यों हम जो जो आप देखिए कि ब्लेंडेड फ्यूल है उसको कम रेट के ऊपर में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। उसके बिहाइंड में आप देखिए कि जो जो वहाँ पे शुगर केन है जिसको कि फार्मर्स से प्रोक्योर करना होता है, तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को एक रीजन है वो बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इसको यहाँ पे जो अलग अलग जनरेशन हैं बायोफ्यूल्स का, उसके पर्सपेक्टिव से आर्टिकल है वो मेंशन करता है कि हमें जो बायोफ्यूल हैं उसका जो सेकंड जनरेशन जिसके अंदर में मेज है, मेज के अलावा आप देखिए कि वहाँ पे मिलेट्स हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। मेज के अंदर में यहाँ पे जो वाटर है उसका उसका ज़्यादा ज़रूरत हुआ करता है। हम शुगर केन को प्रेजेंट समय में यूज करते हैं एज ए जनरेशन 1 के रूप से। और आप देखिए कि शुगर केन का जो यूज है वो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर का जो प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। कैसे इंक्रीज कर सकता है? क्योंकि उसको ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होगा। फार्मर्स अगर उसको ज़्यादा ग्रो करेंगे, उनको अगर कोई बेनिफिट होता है इसके जो बायोफ्यूल के डाइवर्सिफिकेशन के अंदर में, तो आप देखिए कि ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम को वो क्रिएट करेगा। तो हमें उस तरीके का क्रॉप को यूज करना चाहिए जिसमें कम पानी का रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि सोरगम को एक एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है। तो ये एक यहाँ पे एक जो सजेशन है वो प्रोवाइड है, एक अल्टरनेटिव वे बताया गया है कि नया बायोफ्यूल हमें नया जनरेशन काइंड ऑफ बायोफ्यूल्स उनको यूज करना चाहिए। फिर हीलियम के बारे में है। अभी आप देखिए कि रसिया ने हीलियम का जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया। चाइना के वहाँ तो हीलियम का जो प्रोडक्शन है वो लार्जर नंबर में नहीं है, बट उन्होंने भी उसके एक्सपोर्ट को यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल है, बैन है वो किया है। अब हीलियम का यूज है वो किस में होगा? आप देखिए कि जो सेमी कंडक्टर का इंडस्ट्री है उसमें इसका यूज है वो हुआ करता है। सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। यूएस में लार्जर नंबर में प्रोड्यूस होता है 43%, फिर कतर है, फिर रसिया है। और ये सेकंड लाइटेस्ट जो एलिमेंट है वो हुआ करता है हाइड्रोजन के बाद में। इसका यूज आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मिलेगा। क्लीनिंग प्रोसेस में काफ़ी सारी मशीन्स उनके अंदर में हुआ करता है। अभी जो चाइना के बैन के बारे में है वो इसी वजह से है क्योंकि इसकी सप्लाई में डिस्टरबेंस हुआ है रसिया के बैन की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम रीड करें पहलगाम के बारे में है, फ्लैश फ्लड को वहाँ पे बताया गया कैसे बिल्डिंग्स उससे इफ़ेक्ट हुए हैं। और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने वुमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो जुडिशियल बिल्डिंग्स हैं उनमें कैसे वुमेन्स के लिए वो मोर एक्सेसिबल रहें, मोर फ्रेंडली वो बिल्डिंग्स रहें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का ज़रूरत है। फिर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है गजा स्ट्रिप के बारे में। अब आप देखिए कि गजा स्ट्रिप के बारे में क्या मेंशन है। गजा स्ट्रिप के बारे में मेंशन ये है कि जो 9 ईयर एक गर्ल हैं वो यहाँ पे अटैक का पार्ट बने हैं। जब इजराइल के द्वारा जो फायर और एयर स्ट्राइक किया गया है उसके अंदर में उनका डेथ हुआ है। चाइना के जो जियोलॉजिस्ट हैं जो ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसको कि यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं चाइना के वहाँ पे, तो उसके ऊपर में जो यहाँ पे डैम बनाया गया है इंडिया के बॉर्डर एरिया के अंदर में, तो आप देखिए कि जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उसके रिगार्डिंग में कंसर्न को क्रिएट किया है कि कैसे वो वहाँ पे फ्रेजिलिटी है, फ्रेजाइल सिचुएशन है उसको क्रिएट करता है। एक यहाँ पे जो नेवी के एक पर्सन है वो मिसिंग सिचुएशन में कोरिया के वहाँ पे साउथ कोरिया के वो पर्सन है। तो नॉर्थ कोरिया को आप देखिए कि उन्होंने एक मैसेज भेजा है क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कोई लाइन है वो नहीं है दोनों कंट्रीज के बिटवीन में। मैसेज ये भेजा है कि उसको फाइंड करने में हेल्प है वो प्रोवाइड की जाए। फिर आप देखिए कि आसियान के जो लीडर हैं उनको म्यांमार ने कहा है जो आंग सान सूकी हैं वो बेटर कंडीशन के अंदर में हैं, क्योंकि 2021 के समय में आंग सान सूकी को आप देखिए हाउस अरेस्ट वो कर लिया गया है, उनको कस्टडी में रखा गया है उसके बाद से। और वहाँ पे जो मिलिट्री है उन्होंने पावर को टेक ओवर किया है। रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में है, साउथ चाइना सी जिसके रिगार्डिंग में 2016 के समय में आप देखिए कि कोर्ट का रूलिंग आया था, फिलीपाइंस ने उसको चैलेंज किया था कोर्ट के अंदर में।
और यूरोपियन यूनियन और कुछ 14 कंट्रीज हैं उन्होंने रिफॉर्म किया है उस कोर्ट रूलिंग को कि चाइना का असर्टिवनेस है वो नहीं होना चाहिए साउथ चाइना सी के अंदर में। फिर स्टूडेंट जो ट्रॉपिकल हमारा एरिया है, स्पेशली जो केरल का एरिया है, केरल के वहाँ पे आप देखिए कि एक अपॉर्चुनिटी को बताया गया कि कैसे हम ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के जो जो आप देखिए कि जो बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस उनको सेटअप हैं वो कर सकते हैं। अर्लियर फेज में वहाँ पे एक ट्रॉपिकल जो बायोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर वहाँ पे एक एक जो जो आप देखिए कि पेन के रिगार्डिंग में जीवानी नाम का जो प्रोडक्ट है जो कि एंटी फटीग एक हर्बल फॉर्मेशन के ऊपर में हर्बल फॉर्मुलेशन के ऊपर में बेस है, और कानी नाम का जो ट्राइब है उनका ये ट्रेडिशनल वे के अंदर में यूज हुआ करता है। तो इस इंस्टीट्यूशन जो कि वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट है जो सेटअप है केरल के वहाँ पे, जो कि आप देखिए कि 1972 का जो ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर में यूएन का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद में सेटअप है। अब इतना आप एग्ज़ाम में कैसे याद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि केरल का जो बायोडाइवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन है, बायोडाइवर्स किस तरीके से है, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए कि बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन का भी ज़रूरत है, वेस्टर्न घाट का भी प्रेजेंस है, ट्रेडिशनल नॉलेज है वो भी वहाँ के लोगों का एग्जिस्ट करता है, और लोड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए वो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के रिगार्डिंग में नया जो फाइंडिंग है उसको कैरी आउट करे। वेस्टर्न घाट का पार्ट है तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, मेडिसिन्स हैं, उनका प्रेजेंस यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उसी का एग्जाम्पल मेंशन था। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो मेंशन है वो स्टूडेंट्स है यूरोप का जो सदर्न पार्ट है जहाँ पे वाइल्ड फायर के इंसिडेंट्स आए हैं, तो उनको रोकने के लिए आप देखिए कि जो यहाँ पे जो वाइल्ड फायर है उसको कंट्रोल करने के बारे में मेंशन है। स्पेशली स्पेन के वहाँ पे, स्पेन का जो सदर्न ईस्टर्न का पार्ट है, अल्मीरिया नाम का एक प्रोविंस है जिसमें ज़्यादा वे में जो फॉरेस्ट फायर है वो हुआ है। फिर आप देखिए कि एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया जाए जो कि आप देखिए कि जो बेसिकली स्काई के एरिया से, जो कि एटमॉस्फेयर का जो स्काई का एरिया है वहाँ से जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट करे। तो ऐसा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसको कि लॉन्च किया गया है यूएस का जो फेडरल कम्युनिकेशन जो कमीशन है उनके द्वारा। एक प्राइवेट कंपनी को ऑथराइज किया गया है कि जो लार्ज मिरर है उसको ऑर्बिट अराउंड द अर्थ के वहाँ पे रिप्लेस है वो किया जाए। और आप देखिए कि नॉन जियो स्टेशनरी ये जो ऑब्जेक्ट है वो रहेगा जो कि डायरेक्टली सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट करेगा अर्थ के यहाँ पे। क्या स्टूडेंट्स ये फर्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट है हमारे अर्थ के ऊपर में, फर्स्ट प्रोजेक्ट है क्या इस तरीके से? आप देखिए कि फर्स्ट नहीं है, 90s के समय में रसियान के द्वारा भी एक प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ था, उसका भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि जो जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट किया जाए जिससे कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो किया जा सके। अभी रिसर्च पर्पस से है, इसके ऊपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं कि कैसे ये यहाँ पे जो जो कम्प्लीटली जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर सकता है इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप देखिए कि जो 13 जुलाई है उसके न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमने देखा। 13 जुलाई को तो हम अपलोड नहीं किए हैं, 14 को आज इसको अपलोड कर रहे हैं। तो आप इनकी जो बेसिक न्यूज़ है उनको रीड भी करना, रिवाइज भी करना, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उनको आप अपना नोट डाउन ज़रूर से करना। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।